नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। एक बार फिर से हम बिहार के उस मुद्दे पर, उस मसले पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश में खलबली मचा दी है। बात हम कर रहे हैं शराबबंदी की, बात हम कर रहे हैं जहरीली शराब की, जहरीली शराब से जो मौत हो रही है उसकी बात हम कर रहे हैं, बिहार में शराब के कारण जो बर्बादी का आलम है उसकी। पूरी बात आपको बताएंगे, पूरे डिटेल से आज समझाएंगे कि नीतीश कुमार ने बिहार को किस तरीके से बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। आने वाली कई पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी, लेकिन उससे पहले एक कहानी आपको सुनाते हैं। तकरीबन आज से 1100 साल पहले की घटना है। 1325 ईस्वी था वो, जब दिल्ली के तख्त पर, यानी दिल्ली के सिंहासन पर जौना खां नाम का एक व्यक्ति, एक राजा बैठा। लोग उसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा, जो इतिहास के छात्र हैं वो जानते हैं कि उसकी चर्चा काफ़ी होती रही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कारनामा किया उसका खामियाजा कई पीढ़ियों ने भुगता था। अभी भी आप देखते होंगे अखबारों में या आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है तुगलकी फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य का सिक्का, जो है उस समय रुपया नहीं चलता, नोट नहीं चलता था, सिक्का चलता था, उससे तांबे का सिक्का चलाया और कह दिया कि इसका मोल जो है वो चांदी के सिक्के के बराबर होगा। और हुआ यूं कि उस समय कोई ऐसी मशीन नहीं थी, कि ऐसा कोई टकसाल नहीं था जहाँ सिक्का जो है आधुनिक तरीके से बनाया जाता हो। घर घर में तांबे का नकली सिक्का बनने लगा और पूरा जो सरकार का खजाना था, राजा का खजाना था, वो खाली हो गया। वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने अचानक से कहा कि दिल्ली से राजधानी हम देश की बदलेंगे और दौलताबाद नाम के जगह पर ले जाएंगे। देवगिरी वो जगह थी, वहाँ ले जाएंगे। और अपने साथ साथ, खुद तो जाने के लिए रवाना हुआ, अपने साथ साथ कहा लाखों लोग जो है वो भी, उनको भी साथ जबरन कहा कि तुम भी नई राजधानी में रहने चलो। दिल्ली से दूर जाने में न जाने कितने लोग मर गए। और वहाँ जाने के बाद तुगलक उल्टे पाँव वापस लौटा, क्योंकि तुगलक जो दौलताबाद थी वहाँ राजधानी नहीं बनाई जा सकती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के इन तुगलकी आदेशों का दुष्परिणाम, खामियाजा कई पीढ़ियों ने भुगता था। और आज के मौजूदा बिहार के शासक के फैसलों का जो दुष्परिणाम है, यकीन मानिए पूरा बिहार इसको कई सालों तक, कई दशकों तक इसको भुगतेगा। हम बात कर रहे हैं शराबबंदी की, हम बात कर रहे हैं, हम आपको एक एक पॉइंट से बताएंगे किस तरीके से शराबबंदी ने बिहार को बर्बादी के उस कगार पर पहुंचा दिया है जहां से निकाल पाना शायद अब दूसरे शासक के लिए, दूसरे चीफ मिनिस्टर के लिए, दूसरी सरकार के लिए भी बेहद कठिन या फिर कहें नामुमकिन जैसी बात होगी। इस शराब ने बिहार में जो कहर बरपाया है वो पूरी कहानी आपको बताएंगे। इस शराब ने जो बिहार में जो नुकसान पहुंचाया है वो पूरा आपको आंकड़े के साथ हम आपको जानकारी देंगे। इसलिए आपके सामने इस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, क्योंकि अभी तुरंत ये खबर आई है कि सारण यानी छपरा और सिवान में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हो गई है। कोई नई बात नहीं है। 2016 में जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की तो कम से कम उसके बाद से आज तक के 8 सालों में कम से कम 1000 लोगों की मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। इस मौत का गुनहगार कौन है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है कि उसने जब बिहार की सारा संसाधन, सारा पुलिस तंत्र, सारी व्यवस्था, सारे कोर्ट्स शराबबंदी के नाम पर उसमें झोंक दिया, उसके बाद भी अगर जहरीली शराब बिक रही है तो कसूरवार कौन है। हम आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 16 लाख से ज्यादा लोग जो है वो जेल जा चुके हैं। ये राज्य सरकार बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य मामलों में भी न्याय इंसाफ मिलने में जो है वो सालों साल लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं। लेकिन इस राज्य सरकार ने शराबबंदी के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बिठा रखा है। ये वही राज्य सरकार है जिसके कारण बिहार कम से कम 50,000 करोड़ रुपया हर साल नुकसान भुगत रहा है, अपने टैक्सेस का, अपने रेवेन्यू का। आप समझ सकते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का महत्व क्या होता है। हम आपको समझाते हैं। बिहार सरकार हर साल अपना बजट बनाती है और बजट जब बनाती है बिहार सरकार
तो उसमें यह दिखाती है कि हम कितना खर्च करेंगे। इस साल जो बिहार सरकार ने बजट बनाया है वो करीब 2.5 लाख करोड़, 2,56,000 करोड़ रुपए का है। और सरकार अपने बूते, नीतीश कुमार की सरकार, बिहार की सरकार जो अपने बूते जो टैक्स पैसा जुटाएगी वो पैसा करीब 54,000 करोड़ रुपया है। इस बिहार की कुल आमदनी जो है 54,000 करोड़ रुपया है। बाकी या तो कर्ज या फिर केंद्र से सहायता मिलती है, तो आपके यहाँ रोड बनती है, आपको बिजली मिलती है, या फिर दूसरे जो आपके सरकारी सुविधाएं, जो आपको पेयजल जैसी दूसरी सरकारी सुविधाएं जो है वो आपको हासिल होती है। सिर्फ 54,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार उसके लिए इकट्ठा कर पाती है तमाम स्रोत से। और आपको हम बता दें कि शराब की बिक्री से आपके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में इतना पैसा जो है केवल टैक्स के रूप में आता है। उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपया हर साल शराब के बिक्री के टैक्स से आता है। और ये एक राज्य की कहानी नहीं है, हम पूरा राज्यवार आपको बताने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो है हमसे लगभग 2 गुने के बराबर है, 2 गुने से कुछ कम है, लेकिन आप कह सकते हैं इसलिए वहां टैक्स का रेवेन्यू है। हम आपको देश के 5 राज्यों का, टॉप 5 राज्यों का हम बताने जा रहे हैं जिसकी आबादी बिहार से केवल काफी कम है, और वहां पर शराब से रेवेन्यू कितना आता है, शराब से टैक्स कितना वसूली होता है। शराब से टैक्स वसूली होती है कर्नाटक जैसे राज्य में, जिसकी आबादी 7 करोड़ के करीब है। अभी हमारे बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। राज्य सरकार ने अभी जो है वो जातीय जनगणना के बहाने एक तरीके से आबादी की भी गणना करवाई है, और उसके मुताबिक हमारी आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। कर्नाटक जैसे राज्य में जहां 7 करोड़ आबादी है कुल मिलाकर, और उस राज्य में जो है 39,000 करोड़ रुपया, करीब 39,000 करोड़ रुपया शराब के टैक्स से हर साल आता है। आप देखेंगे तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां की आबादी भी लगभग 7 करोड़ है, आप कह सकते हैं बिहार की आधी है, और वहां पर जो है 49,000 करोड़ रुपया, लगभग 50,000 करोड़ रुपया शराब के टैक्स से हर साल सरकार को आता है। तेलंगाना जैसे राज्य में जहां पर 3 करोड़ की आबादी है, तेलंगाना जहां 3 करोड़ की आबादी है, और 3 करोड़ की आबादी वाले उस राज्य में, तेलंगाना जैसे राज्य में 36,000 करोड़ रुपए ज्यादा शराब के टैक्स के रूप में सरकार के पास पैसा पहुंचता है। हमसे बराबर या फिर हमसे कम आबादी वाले जो राज्य हैं, वो हमने आपको बताया कि जो यूपी से लेकर और तेलंगाना से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में शराब के टैक्स से कितना पैसा आता है। बाकी छोटे राज्यों की बात हम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र हमसे लगभग आज के तारीख में महाराष्ट्र की आबादी जो है वो हमसे बराबर है, और 25,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में शराब के टैक्स से आता है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल की, जिसकी आबादी हमसे कम है, बिहार से कम है, और वहां भी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया इस साल, इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने शराब पर टैक्स से वसूलने का टारगेट रखा है। यानी बिहार को एक साल में कम से कम 30,000 करोड़ रुपया केवल टैक्स के तौर पर, शराब पर जो बिक्री शराब की से टैक्स आता, उससे जो है वो हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। हम इस नुकसान को बर्दाश्त कर लेते, हम कहते कि नहीं ये सही है, क्योंकि शराब पीना वाकई बुरी बात है। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में? पहले बिहार में लाइसेंसी शराब की दुकान हुआ करती थी, अब हर गांव में, हर शहर के हर मोहल्ले में होम डिलीवरी का सिस्टम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि शराब नहीं मिल रही है, शराब मिल रही है, लोगों को दोगुना पैसा देना पड़ रहा है, या फिर जहरीली शराब पीनी पड़ रही है। पूरे बिहार में एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो गया है, जिसे खत्म करना शायद अब नामुमकिन होगा। शराब तस्करों का, जिनकी अकूत संपत्ति जिन्होंने बनाई है शराब बेचकर, उसको खत्म करना किसी सरकार के लिए सब बेहद मुश्किल, या फिर कह सकते हैं उसको असंभव जैसा काम होगा। पूरा पुलिस सिस्टम जो है वो शराब तस्करी को रोकने, शराब उससे पैसा कमाने में लगा हुआ है। पुलिस के जिम्मे जो है वो शराब जो है वो अपराध नियंत्रण का काम नहीं रह गया है। पुलिस के जिम्मे पहला काम रह गया है शराब बेचने से रोकना। और आप आए दिन कहानी सुनते होंगे, पुलिस वाले शराब बिकवा रहे हैं, थाने शराब बिक रही है। एक अंदाजा एक गैर सरकारी संस्था ने अध्ययन किया, और उसने माना कि केवल पुलिस तंत्र को और एक्साइज तंत्र को बिहार में जो है वो शराब से कम एक साल में 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा की आमदनी हो रही है। इतना काला पैसा केवल सरकारी अमले के पास आ रहा है। और
इस शराब ने जो हालत कर दी है बिहार की, केवल टैक्स रेवेन्यू जो हमारे पास, हमने बताया कि 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा बिहार को सरकार पर, सरकार शराब की लीगल बिक्री पर जो पैसा मिलता है सरकार, उससे जो पैसा आता है उससे 30,000 करोड़ रुपया ज्यादा बिहार को के पास आता, जो बिहार सिर्फ 54,000 करोड़ रुपया अपने बूते सब तरह के टैक्स लगाकर, सब तरह का वसूली करके सिर्फ 54,000 करोड़ रुपया एक साल में अपने बूते इकट्ठा कर पाता है, उसको 30,000 डायरेक्ट टैक्स से नुकसान हो रहा है। 30,000 करोड़ रुपया नुकसान सिर्फ यही नहीं हो रहा है, पिछले 8 सालों में बिहार में तमाम बड़ी व्यवसायिक गतिविधियां जो है वो थम गई है। एक गैर सरकारी संस्थान ने अध्ययन किया और उसने ये पाया कि बिहार के कम से कम हर साल बिहार की 10,000 शादियां जो है वो बाहर के राज्यों में होती है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, गोवा में, दिल्ली में, हरियाणा में 10,000 शादियां होती है, क्योंकि शादी वाले जो लोग होते हैं वहां जो गेस्ट आते हैं वो शराब के जो है उनको, वो अगर उन्होंने भूल से भी शराब पी ली तो न सिर्फ जो पीने वाले होंगे बल्कि सरकार का नियम है कि जो जहां पर शराब पी जा रही है उसको सीज कर देंगे, जो जिनके यहाँ जो कहते हैं बाराती और शराबी दोनों को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि 10,000 शादियों में अगर बिहार में होती वो शादियां, तो उसमें जो खर्च होता उस खर्च का पैसा कहां आता। 8 सालों में बिहार में आपने शायद ही कभी सुना होगा कि किसी तरीके का कोई इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस बिहार में हुआ हो। और आपको देश के दूसरे राज्यों का उदाहरण देना चाहते हैं, आपने अभी 4-5 दिन पहले सुना होगा पहले कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम 99 रुपए में शराब की बोतल जो है, पौवा शराब का जो है वो उपलब्ध कराएंगे अपने लोगों को। सरकार मूर्ख है वो नहीं। आंध्र प्रदेश में भी ये पहले फैसला लिया गया था कि हम चरणबद्ध तरीके से जो है वो शराबबंदी को लागू करेंगे, लेकिन जब सरकार ने देखा कि शराबबंदी तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है हमारे यहाँ, हम जो है वो इसका खामियाजा ये हो रहा है कि हमारे यहाँ अवैध शराब की तस्करी बढ़ती जा रही है, जहरीली शराब बेची जा रही है। उसके बाद सरकार ने यह कहा कि किसी ब्रांड का जो पौवा है, क्वार्टर, वो 99 रुपए में हम जो है अपने देश के अपने राज्य के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हम दूसरे राज्य का उदाहरण देते हैं आपको। केरल एक सबसे एजुकेटेड राज्य माना जाता है इस देश में। 2014 में केरल की सरकार ने यह कहा कि हम केरल में चरणबद्ध तरीके से यहां पर शराबबंदी लागू करेंगे। 2017 में वहां लेफ्ट पार्टी की सरकार बनी और लेफ्ट पार्टी की सरकार ने केरल में शराबबंदी खत्म करने के फैसले को रद्द कर दिया। पिनाराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं, हम उनको कोट करना चाहेंगे। लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं सीपीएम के, हम उनको एकदम बकायदा उनको कोट करना चाहेंगे। उन्होंने शराबबंदी को लेकर क्या कहा? उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि दुनिया में किसी जगह पर शराबबंदी सफल नहीं हुई है। शराबबंदी से ड्रग स्मगलर्स को बढ़ावा मिलता है। शराबबंदी से हमारी जो युवक है, हमारे यहाँ के लोग हैं, वो ड्रग्स लेने लगे हैं और समाज के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम शराबबंदी लागू नहीं करेंगे। और केरल में शराबबंदी जो पहले कुछ चरणों में शराबबंदी लागू की गई थी, जैसे गांव के दुकान बंद किए गए थे, बार्स पर पाबंदी लगाई गई थी, उसको हटा लिया गया है। और अब की स्थिति यह है कि केरल में बार्स को 11 बजे रात तक खोलने की मंजूरी दे दी गई है। नए बार के टेंडर किए जा रहे हैं। सरकार को खतरा यह भी सरकार के मन में आया कि यहां पर अगर हमने शराब पर बंदी लगाई तो हमारे यहाँ जो टूरिज्म है वो मर जाएगा। हम आपको बता दें कि केवल देश के केवल 4 राज्यों में जो है वो शराबबंदी लागू है, बिहार के साथ गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और बिहार। एक 5वां केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में टूरिज्म को जब बढ़ावा देने की बात आई तो वहां शराब की दुकानें खुल गई। लक्षद्वीप में भी अब शराब मिल रही है। हम आपको बता दें कि नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड की आबादी बता दें करीब 20 लाख की है और मिजोरम की आबादी बता दें लगभग 10 लाख की आबादी मिजोरम की है। एक्चुअली वहां पर है क्या कि क्रिश्चियन जो आबादी है क्रिश्चियन लोगों की वो बहुत ज्यादा है और उनके
चर्च के प्रभाव में आकर सरकारों ने वहां शराबबंदी कानून लागू किया। लेकिन दोनों जगह पर जो शराब की स्थिति है, अब उसमें जो है नागालैंड की सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ इतना अवैध शराब बिक रहा है कि हम इसको बदलेंगे, हम इस नीति को परिवर्तित करने पर विचार करेंगे। मिजोरम में लोकल लोगों को वाइन बनाने की मंजूरी दे दी गई है, क्या वाइन बना सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि मिजोरम में जब कोई व्यक्ति जो है शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, उसको जेल नहीं भेजा जाता है, उससे समाज सेवा कराया जाता है, उससे टॉयलेट साफ कराया जाता है, फर्श साफ कराया जाता है, यही उसकी सजा होती है। 5 दिनों के लिए सजा दी जाती है और उसको फिर छोड़ दिया जाता है। शराबबंदी का एक राज्य है गुजरात, जहां जिस राज्य के गठन के बाद वहां शराबबंदी लागू है। लेकिन आपको पता है कि गुजरात ने अपने यहाँ निवेश लाने के लिए, अपने यहाँ पैसा लाने के लिए क्या क्या काम किए। गुजरात में 5 तरीके की परमिट दी जाती है जो शराब पी सकते हैं लोग। एक तो हेल्थ परमिट दिया जाता है वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, कि नहीं आप अगर आपका हेल्थ जो है वो शराब पीते पीते उस मुताबिक ढल गया है तो आप डॉक्टर से लिखवा कर लाइए और शराब ले आइए। टूरिस्ट को टूरिस्ट शराब पीने के लिए परमिट दी जाती है। कोई इंटरनेशनल नेशनल कोई भी कार्यक्रम होता है वहां शराब की मंजूरी दी जाती है। गुजरात सरकार ने एक गिफ्ट सिटी भी बनाया है। गिफ्ट शहर ऐसा है जहां से सारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो संचालित होती है गुजरात की। और उस गिफ्ट सिटी में गुजरात सरकार ने बार और होटल्स को शराब परोसने की, शराब बेचने की बाकायदा अनुमति दी है। इस देश की सारी सरकारें मूर्ख है सिवाय बिहार सरकार के। आलम यह है, आपको एक उदाहरण देते हैं। आपने बिहार के किसी शहर में किसी पान और सिगरेट की दुकान पर जाइए और वहां जाकर देखिए कि आप देखेंगे उस दुकान पर सबसे पहले जो है, सबसे ऊपर में जो है एक गोगो का डब्बा आपको पड़ा मिलेगा। और गोगो का जब डब्बा आपको पड़ा मिलेगा तो आप देखेंगे कि उससे एक आप सिगरेट जैसा होता है उसका खोल जो है, उस तरीके खाली खोल जो है पेपर का वो बना हुआ उसमें रहता है। ये एक्चुअली वो जो पेपर है वो बंगाल में पहले यूज होता था, जब वहां के लोग जो है फ्लेवर्ड टबैको जो है तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी के बजाय उसमें फ्लेवर्ड तंबाकू डाल के पीते थे। भैया बिहार में फ्लेवर्ड तंबाकू मिलता नहीं है, न प्रोडक्शन होता है। तो पूरे बिहार में जो गोगो पेपर करोड़ों का बिक रहा है, कौन सा चीज उसमें यूज किया जा रहा है? बिहार में कौन सा ऐसा शहर का पार्क है, खाली स्थान है जहां पर नशेरी गंजेरी स्मैकियर्स आपको न मिल रहे हो? पटना में भी तत्काल हुई कई हत्या के मामलों में, लूट के मामलों में जो ड्रग्स लेने वाले युवक हैं उनका हाथ सामने आया है, नाम सामने आया है। पूरे बिहार की एक पीढ़ी जो है वो ड्रग्स के नशे गिरफ्त में है। और ये हम तो कोट कर रहे हैं, पिनाराई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बकायदा ये कोट किया कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो शराबबंदी कहीं सक्सेसफुल साबित नहीं हुई। हम इसको और समझाएंगे आपको कि कैसे शराब पीने से जो नुकसान है वो शराबबंदी का कितना नुकसान होता है, वो हम आपको और समझाएंगे। पिनाराई विजयन ने कहा कि शराबबंदी का असर ये होता है कि शराब पीने वाले लोग जो है वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और उससे जो है समाज बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स एक ऐसा चीज है जो पूरे वर्ल्ड में बैन है। और आपको बता दें कि देश वर्ल्ड के कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां ड्रग्स लेने पर सजाए मौत की सजा है। सारी आर्थिक गतिविधियां बिहार की ठप हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो बिहार में कोई पूंजी लगाना नहीं चाहता है, कोई बड़ा निवेश नहीं आ रहा है। बिहार सरकार 200-300 करोड़ की कोई फैक्ट्री लग जाती है, उसके बाद दोनों हाथों से अपना पीठ थपथपाने लगती है। उसको ये नहीं दिखता कि देश के कई राज्यों में कई लाख करोड़ की फैक्ट्री लगती है तो भी वहां जश्न नहीं मनाया जाता, क्योंकि वहां के लिए वो सामान्य बात होती है। और शराबबंदी जिस कारण से नीतीश कुमार, हम शराबबंदी के विरोधी नहीं, हम एक बार फिर से आपको कह दें, लेकिन हम जानते हैं कि शराबबंदी किसी सूरत में सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। हम ये जानते हैं कि शराबबंदी के कारण पूरे बिहार में एक पैरेलल रैकेट खड़ा हो चुका है, गिरोह खड़ा हो चुका है, जिसकी कमाई जो है वो अकूत है, जिसको बगैर पूंजी 5,000 की पूंजी से वो हर महीना 5 लाख कमा रहा है। इस गिरोह पर अब काबू नहीं पाया जा सकता। पूरा सिस्टम
नीतीश कुमार ने शराब को रोकने के लिए लगा दिया, इसका कोई असर नहीं हुआ। और आज एक बार फिर से 51 आदमी की मौत हो चुकी है छपरा, सारण और सिवान में। उसके बाद ये फिर से चर्चा चल पड़ी है। और बड़ा दिलचस्प बात है कि जब बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से पूछा गया कि शराबबंदी फेल नहीं है क्या, उन्होंने कहा बुर्बक जैसे बात क्यों करते हो, मतलब आपके हम यशोगान करें, आपकी हाँ में हाँ मिलाए तो समझदार हैं, अन्यथा बुर्बक हैं, मूर्ख हैं। पूरी दुनिया के लोग मूर्ख हैं। दरअसल हम आपको अब धर्म पर बात ले चलते हैं। दरअसल है क्या कि एक ऐसा धर्म है दुनिया में जिसमें शराब जो है वो हराम माना जाता है, बड़ा गुनाह माना जाता है शराब पीना। हम मुसलमान तबके की बात कर रहे हैं, उस धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं। अब हम आपको उस धर्म के सबसे प्रमुख स्थल के पर ले चलते हैं। सऊदी अरब जो है मुसलमानों का सबसे पवित्र जगह है। सऊदी अरब ने इस साल रियाद में शराब की एक दुकान खोली। ये अलग बात है कि वहां पर मुसलमानों को शराब खरीदने की मंजूरी नहीं है, लेकिन जो विदेशी हैं, विदेशी डिप्लोमेट्स हैं और विदेशी जो लोग हैं वहां पर्यटक आ रहे हैं, उनको शराब जो है प्रोसेस के तहत वहां से बेची जा रही है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को अपने यहाँ पर्यटन, अपने यहाँ निवेश बढ़ाना है। मुस्लिम कंट्रियों का समूह है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। आप वहां जानते हो दुबई उसी में आता है। वहां पर शराब की दुकान पहले खोलने की छूट थी। सरकार ने देखा कि शराब महंगी है, हालांकि पहले वहां शराब बनती नहीं थी, शराब बाहर से मंगवा कर बेची जाती थी। सरकार ने देखा कि महंगी है और जो है वहां पर जो है हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको शराब जो है मिलने परेशानी हो रही है, तो जो 30% का टैक्स था शराब पर उसको खत्म कर दिया और अब दुबई में शराब बनाने की मंजूरी दे दी गई। अब दुबई शराब फैक्ट्री भी लग गई है। क्यों? क्या वहां की सरकार अपने लोगों को शराब पिलाना चाहती है? नहीं। दुबई आज दुनिया के सारे पूंजी निवेशकों का, पैसे वालों का गढ़ बन गया है। और सरकार ये जानती है कि जिस दिन हमने, वहां की सरकार ये जानती है कि जिस दिन हमने यहाँ पर शराबबंदी की, शराब पर रोक लगाई, तो जो भी विदेशी निवेशक हमारे पास आ रहे हैं वो सब यहाँ से, उनमें से ज्यादातर जो है यहाँ से मुंह मोड़ लेंगे और किसी दूसरे देश में चले जाएंगे। तो देश में केरल जैसे राज्य है जो शराबबंदी के फैसले को पलट देते हैं। देश में आंध्र प्रदेश जैसे राज्य है जहां पहले शराबबंदी पर बात की जाती है और उसके बाद सरकार कहती है कि हम 100 रुपए में, 99 रुपए में जो है वो बोतल उपलब्ध कराएंगे। क्यों? क्योंकि उन सरकारों को अपने लोगों की चिंता है कि वो अवैध शराब पिएंगे, ड्रग्स लेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। उन सरकारों को इसकी चिंता है कि हमारे राज्य की इकोनॉमी का क्या होगा। उन सरकारों को इस बात की चिंता है कि हमारे यहाँ गिरोह खड़े हो जाएंगे, स्मगलिंग करने वाले जो शराब और ड्रग्स से स्मगलिंग करेंगे। और दूसरी तरफ हमने मुस्लिम कंट्रीज का उदाहरण दिया जहां पर इस बात की चिंता है कि हमने शराब पर रोक लगाई तो जो है हमारे यहाँ निवेशक और पर्यटक जो है वो आना बंद हो जाएंगे। नीतीश कुमार के मन में लेकिन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक की तरह का आदेश कि हम तांबे का सिक्का चलाएंगे। आप तांबे का सिक्का जो है वो अपने घर में बना ले कोई आदमी और आके सरकारी खजाने में टैक्स के तौर पर जमा कर दे, बाजार में चला दे। नतीजा ये हुआ कि सरकार का पूरा खजाना ही खाली हो गया। चांदी के सिक्के के बदला हम माफ करेंगे, तांबे के सिक्के के बदला हम चांदी का सिक्का आपको दे देंगे और एक दिन मालूम चला कि पूरा राज्य का खजाना खाली। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की तरह कि हम राजधानी को दिल्ली से जो है दौलताबाद ले जाएंगे और रास्ते में मालूम चला कि हजारों लोग जो है वो पैदल चलते चलते गर्मी धूप सहते सहते मर गए और उसके बाद फिर होश आया कि नहीं, हमने गलत डिसीजन ले लिया। बिहार में सरकार शराब जो है वो बर्बादी के कारण बन रहा है। हम फिर एक बार करें, शराब के हम विरोधी नहीं है, हम शराबबंदी के, माफ करेंगे, शराबबंदी के विरोधी नहीं है। वाकई शराब बुरा है, वाकई शराब से नुकसान है, लेकिन जिस चीज को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जिस चीज को लागू नहीं कर सकते हैं, जिस चीज से अपराध हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारे इतना बड़ा नुकसान हमारे राज्य को हो रहा है। आप इमेजिन करते हैं कि एक जो है वो 30,000 करोड़ रुपया जो हम बता रहे हैं केवल टैक्स से जो आता शराब से, उससे क्या कुछ हो सकता था बिहार में। आप छोड़ दीजिए, गरीबों का घर की बात कर लीजिए तो 1 करोड़ रुपया में जो है, 1 करोड़ रुपया तो सरकारी जो स्थिति है, कम से कम 40 गरीबों के घर बनने का सरकार लक्ष्य रखती है 1 करोड़ रुपया में।
तो 30,000 करोड़ रुपया में आप बात कर लीजिए, जो है वो 12 लाख घर, नए गरीबों के घर जो है हर साल बनते बिहार में। एक सिर्फ उदाहरण दिया है। और सरकार शराबबंदी, शराब से जो टैक्स आता है वो अलग, और उसके कारण जो यहाँ कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं हो रही है, उसके कारण यहाँ शादी ब्याह लोग दूसरी जगह कर रहे हैं, उसके कारण कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस, बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है, उसका जो नुकसान हो रहा है कुल मिलाकर एक साल में 50,000 करोड़ का नुकसान बिहार को हो रहा है। और दूसरा नुकसान ये कि पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है। युवाओं में जो ड्रग्स का नशा, ड्रग्स की जो आदत पड़ती जा रही है, उसको छुड़ा पाना, एक बार जो ड्रग्स का आदी हो जाता है उसे छुड़ा पाना बेहद मुश्किल काम होता है। उसका जिम्मेवार कौन है? हम कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर से एग्री करते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में। अब वो सरकार में आएंगे, हम नहीं जानते कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, तो हाँ वाकई शराबबंदी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। लेकिन सत्ता में बैठे नीतीश कुमार और उनके सलाहकारों की नींद कब टूटेगी, जब बिहार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।